नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारी दुनिया यानी भूगोल पर है, जिसमें आज हम लोग इकाई 1 संसाधन के 1.2 ख अध्याय का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन का अध्ययन करेंगे। इसके ऊपर के अध्यायों का वीडियो अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देख लें, जो हमारे चैनल के 8th क्लास के सामाजिक विज्ञान वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अध्याय वन एवं वन्य जीव संसाधन पर। यह है आपका अध्याय वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। इसका मतलब हुआ वन तथा वन में रहने वाले जीव जंतु। ठीक है, वही हमारे लिए क्या है, संसाधन है। ठीक है, संसाधन हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, यह जो अध्याय है यहाँ पे शुरू हो रहा है कि ऐसा कहा जाता है कि वन है तो हम हैं, है ना। वन है तो हम हैं, अगर वन नहीं है तो हम नहीं हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वन है तभी आप जिंदा है, और वन अगर नहीं रहेगा तो आप जिंदा नहीं रहेंगे, आप मर जाएंगे। ऐसा क्यों? तो देखिए, आप जो सांस लेते हैं, आप कौन सा सांस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, वह ऑक्सीजन कहाँ से आता है? वह ऑक्सीजन वन हमें देता है, पेड़ पौधा जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वह छोड़ता है ऑक्सीजन, तो वही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, है ना। तो अगर पेड़ पौधा वन नहीं रहेगा तो हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? तो हम लोग ऐसे ही ऑक्सीजन लेते लेते ख़त्म कर देंगे ऑक्सीजन, और एक दिन मर जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो पेड़ पौधा वन का रहना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक, अच्छा, इसके अलावे भी देखिए वन का क्या उपयोग है। अगर वन नहीं रहेगा तो जंगली जानवर, पशु पक्षी जितने भी होते हैं वो सब कहाँ रहेंगे, है ना। आप लोग तो अपना घर बना लेते हैं रहने के लिए, लेकिन उन लोगों को क्या चाहिए? उन लोगों को जंगल ही चाहिए, वन ही चाहिए रहने के लिए। अच्छा, आप घर बनाते हैं, है ना, फर्नीचर का उपयोग करते हैं, यह सब कहाँ से आता है? यह सब वन से आता है, लकड़ी से आता है। आप कागज़ का इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, यह कागज़ किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। रबर का इस्तेमाल करते हैं, यह सब कहाँ? पेड़ पौधा से ही आता है ना। रबर का टायर बनता है। आप बस का सवारी करते हैं, नाव का सवारी करते हैं, जहाज़ का सवारी करते हैं, यह सब किस चीज़ से बनता है? यह सब लकड़ी से ही बनता है। लकड़ी कहाँ से आता है? वन से आता है। आपका तबीयत खराब होता है, आप दवाई का उपयोग करते हैं, यह दवाई कहाँ से आता है? पेड़ पौधे से आता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि वन है तो हम हैं, अगर वन नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। अब देखिए, इसी में है आगे, क्षेत्रीय आधार पर जब किसी बड़े क्षेत्र पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों का विकास होता है तब उसे वन कहा जाता है। ठीक है, मतलब वन किसे कहते हैं? अगर आपके घर के अगल बगल में कहीं पे बगीचा होगा, मतलब 8-10 को पेड़ होगा एक ही प्लॉट में, तो आप उसको वन नहीं कह सकते, वह बगीचा है ना। वन उसको कहेंगे जहाँ बड़े बड़े क्षेत्र पर, मतलब सैकड़ों वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में क्या हो? पेड़ ही पेड़ हो। ठीक है, आप जाते जाते पेड़ हो, पेड़ ही पेड़ हो, उसको क्या कहते हैं? जंगल कहते हैं, वन कहते हैं। ठीक है, अब है आगे देखिए, सामाजिक वानिकी क्या है ना। सामाजिक वानिकी, तो देखिए आजकल समाज की पर्यावरण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी वनों का विकास किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सामाजिक वानिकी, है ना। मतलब समाज में जैसे देखिए, शहरों में क्या होता है, रोड के साइड में पेड़ लगा दिया जाता है ताकि प्रदूषण कम रहे, है ना। रोड पर चलने वाले लोगों को छाया मिले, है ना। और शहरों में देखिएगा, घरों में लोग क्या करते हैं, गमला में पेड़ पौधा उगाते रहते हैं ताकि उनका घर जो है शुद्ध रहे, स्वच्छ ऑक्सीजन उनको मिलता रहे। फूल लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, छोटे छोटे पौधे लगाते हैं। तो कहने का मतलब समाज का जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए जब वन लगाया जाता है, वनों का विकास किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सामाजिक वानिकी। ठीक है, बस इतना ही जानना है आपको, इसके आगे आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें एक पीला वाला बॉक्स है, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ दिया हुआ है कि भारत में सबसे अधिक 1% वाला राज्य मिजोरम है ना, जबकि सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, इसको समझिए आप अच्छे से। भारत में देखिए मिजोरम कहाँ है? मिजोरम आपके भारत देश के नक्शे पर देखिए, यहाँ पे है मिजोरम। ठीक है, ये एकदम छोटा सा राज्य है। अच्छा, अब कह यह रहा है कि भारत में सबसे अधिक 1% वाला राज्य क्या है? मिजोरम। कहने का मतलब है कितना है? 91.27%। कहने का मतलब इसका जितना क्षेत्र है, अगर मान लीजिए ये 100 क्षेत्र है इसका, 100 किलोमीटर स्क्वायर, तो 100 किलोमीटर में 91 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर क्या है? वन ही वन है ना। अच्छा, अब आगे कह रहा है कि सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है ना। मतलब वन के देखिए, मध्य प्रदेश सबसे पहले देखिए कहाँ है भारत के नक्शे पर? यह बीचों बीच में है मध्य प्रदेश, यह लाल कलर वाला जो भाग है। ठीक है, तो यह जो मध्य प्रदेश है, यहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में वन पाया जाता है। मतलब 77.7 वर्ग किलोमीटर में क्या है? यहाँ वन ही वन है। ठीक है, वहाँ प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में ज़्यादा है, लेकिन अगर क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा वन है। ठीक है।
अभी देखिए इसी में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद कर लेंगे या अपने कॉपी में लिख लेंगे नोट्स के रूप में। पर्यावरणीय दृष्टि से किसी क्षेत्र या देश में कम से कम 33% भूभाग पर वन का विस्तार होना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी भी देश का अगर मान लीजिए 100 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, क्षेत्रफल है उसका, तो 33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर क्या होना चाहिए, वन ही वन होना चाहिए। ठीक है, तो आशा समझ गए होंगे। किसी भी क्षेत्र में कम से कम कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए, तो 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। यह प्रश्न आपको हमेशा आएगा, ठीक है, जीके के रूप में या फिर 10th क्लास में एक नंबरिया प्रश्न में, हमेशा प्रश्न यहाँ आता है। देखिए इसी में आगे है, विश्व में लगभग 10 लाख प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। सोचिए 10 लाख प्रकार का पेड़ पौधा पाया जाता है, कितना अजूबा वाला बात है ना। आप कितना देखे होंगे, आप मुश्किल से 100, 200, 300 देखे होंगे, 500, 1000 देखे होंगे, है ना। 10 लाख प्रकार का वनस्पति पेड़ पौधा यहाँ पाया जाता है इस पृथ्वी पर। अब देखिए आगे है, पृथ्वी के विषुवतीय प्रदेशों में पाए जाने वाले घने वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण एवं ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ समझिए कि पृथ्वी के विषुवतीय क्षेत्र है क्या, है ना, विषुवतीय प्रदेश है क्या। तो देखिए आप पढ़ चुके होंगे पृथ्वी के ये भूगोल में, पहले या दूसरे अध्याय में। आपका देखिए पृथ्वी, यह गोल पृथ्वी है, ठीक है। अच्छा, इस गोल पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरता है, इसको कौन सा रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। आप पढ़ चुके हैं यहाँ सब, ठीक है। बीचों बीच से गुजरने वाला रेखा क्या है, विषुवत रेखा। अच्छा, इस विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश जो है वह बहुत अच्छा से पड़ता है ना, मतलब बहुत एकदम सामने सामने से पड़ता है सूर्य का प्रकाश। तो विषुवतीय, यह जो विषुवत रेखा है, इसके ऊपर और नीचे का जो भाग है ना, यह एक बेल्ट है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत अच्छा से पड़ता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर मतलब इस विषुवतीय रेखा के इधर उधर इस बेल्ट के अंतर्गत जितने भी देश है, जितने भी क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत अच्छा घना वन का विस्तार है ना, बहुत ज़्यादा वन है, वन ही वन है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश इसको पर्याप्त मात्रा में मिलता है, एकदम सामने सामने पड़ता है सूर्य से, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा, है ना। अब पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कहा जाता है, देखिए आपके शरीर में फेफड़ा जो है उसका क्या काम है, आपके शरीर का जो फेफड़ा है उसका काम है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना और ऑक्सीजन को लेना, ठीक है। तो यहाँ पे पृथ्वी का जो फेफड़ा है, यह पेड़ पौधा, यह सब मतलब इस विषुवतीय प्रदेश में जो जितने भी पेड़ पौधा है, वन का विस्तार है, यह क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है और भारी मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है, ठीक। अब ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है तो हम लोग कौन सा गैस लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। इसीलिए पृथ्वी के विषुवतीय प्रदेशों में पाए जाने वाले घनों वनों को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है। इसको आप याद कर लेंगे। अब हम चलते हैं आगे, वन संसाधन का वितरण, है ना। मतलब हमारे देश में या फिर इस पृथ्वी पर कहाँ कितना वन है, कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है। तो देखिए वन का जो वन संसाधन जो है वह इन चीज़ों के कारण कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, ठीक है। कौन कौन सा चीज़ है, जलवायु, मतलब जैसा मौसम रहेगा वैसा वन होगा, है ना। उच्चावच, मतलब वहाँ का जो स्थल है वह कितना ऊंचा नीचा है, ठीक। मृदा, मिट्टी कैसा है। स्थलाकृति की ढाल, है ना, वहाँ का जो स्थल है उसका ढाल कितना है। आर्द्रता, मतलब वहाँ का जो हवा है उसमें पानी का मात्रा है कितना है। तो यह सब बात जो है वह निर्भर करता है कि वहाँ वन कैसा होगा, ठीक है। तो इस आधार पर आपके देश में जो वन है ना, वह 4 भागों में बटे हुए, वर्गीकृत किए हुए हैं, ठीक है। पहला है देखिए सदाबहार वन, दूसरा है पतझड़ वन, तीसरा है मिश्रित वन और चौथा है शंकुधारी वन, ठीक है। इसको आप याद कर लेंगे, लिख भी लेंगे अपने कॉपी में। भारत में कितने प्रकार का वन है, तो सदाबहार वन, पतझड़ वन, मिश्रित वन और शंकुधारी वन, ठीक। तो हम चलते हैं, पहला इसमें जो हमारा है सदाबहार वन, इसको समझते हैं यहाँ है क्या, ठीक है। तो सदाबहार वन जो है, यह देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, सदाबहार वन मतलब हमेशा एक जैसा दिखने वाला, उसी को कहते हैं सदाबहार वन, है ना। तो आप देखिए, आप भी अपने घर के अगल बगल में देखे हुएगा ऐसे पेड़ पौधों को, है ना। बहुत ऐसा पेड़ होता है जो साल में एक बार एकदम उसका पत्ता सारा झड़ जाता है, एकदम ऐसा लगता है जैसे सूख गया वह पेड़, है ना। लेकिन वह सूखता नहीं है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, नया नया उसमें पत्ती, नया नया फूल उसमें आ जाता है ना। तो वैसा पेड़ जो होता है उसको पतझड़ कहते हैं, ठीक।
अच्छा, एक पेड़ ऐसा होता है जिसका पत्ता कभी नहीं सूखता है ना, हमेशा देखिएगा उसमें पत्ता लटका रहेगा, हमेशा वह हरा का हरा दिखता रहेगा। तो वैसे पेड़ को क्या कहेंगे हम? सदाबहार वन, है ना। तो सदाबहार वन वैसा ही पेड़ होता है, ठीक। इसका पत्ता एक बार में नहीं गिरता है, धीरे धीरे गिरता है, ठीक है। मतलब एक पत्ता गिरा तो दूसरा पत्ता पेड़ में रहता है ना। इस तरह से उसमें पतझड़ होता है, एक ही बार सारा पत्ता नहीं गिरता है, ठीक है। इसलिए उसको हम सदाबहार वन कहते हैं। देखिए, सदाबहार वन जो होते हैं इसमें लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, ठीक है। 60 मीटर तक वृक्ष होते हैं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आप उसको लिखते चलेंगे अपने कॉपी में, ठीक है। अच्छा, आगे कह रहा है इन वृक्षों में शाखाएं कम होती है। मतलब सदाबहार वन का जो वृक्ष होता है वो सीधा देखिएगा लंबा लंबा जाता है ना, उसमें शाखा ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद है अमेजन। दक्षिण अमेरिका में इन वनों को सेल्वा कहा जाता है। आप महादेश में पढ़ चुके हैं कि 7 महादेश हैं, ठीक है। 7 महादेश में से एक दक्षिण अमेरिका भी है। तो दक्षिणी अमेरिका में अमेजन एक बहुत बड़ा घना जंगल है, ठीक है, वन है, ठीक। तो इसी वन में जो सदाबहार वन पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? सेल्वा, ठीक है। इसको आप याद कर लेंगे। आगे है भारत में ऐसे वन पश्चिमी घाट के पश्चिम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं, ठीक है। भारत में ये ऐसे सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट के पश्चिम में, है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में। अगर आप बगल के मैप में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो है सदाबहार वन, है ना, यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट। देखिए आपका जो भारत देश है वह नीचे से समुद्र से घिरा हुआ है, आपको पता है, ठीक है। तो समुद्र से जो घिरा हुआ है तो यह जो है यह कौन सा घाट है? यह पश्चिमी घाट है, और यह वाला जो घाट है यह पूर्वी घाट है, ठीक। तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। तो यह सब जो भाग है यह सब सदाबहार वन का भाग है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है कि पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्यों में, देखिए भारत के उत्तर पूर्वी राज्य यही है, उत्तर में और पूरब में, ठीक। यही राज्य है जिसमें आपको पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, यह सब इसमें आता है, ठीक। तो सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी राज्यों में, ठीक है। अब देखिए अब कौन कौन सा वन पाया जाता है उन राज्यों में। तो देखिए सिनकोना, रबर, महोगनी, एबोनी, तार, नारियल, आयरनवुड, बरगद इत्यादि, यह सब कैसा वृक्ष है? कैसा पेड़ है? यह सब सदाबहार वन है। इसका पत्ता कभी नहीं सूखता, यह हमेशा हरियाली इसमें बरकरार रहता है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, उष्ण कटिबंध के अलावा शीतोष्ण कटिबंध में भी सदाबहार वन एवं पतझड़ वन मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए नया शब्द आ गया, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध, यह है क्या, है ना। तो इसको समझ लीजिए आप थोड़ा सा। आप अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि पृथ्वी पर जो है जो बीचों बीच से जो रेखा काटता है विषुवत रेखा, है ना, तो विषुवत रेखा से ऊपर और नीचे विषुवत रेखा के आसपास जो है बहुत अच्छा सूरज का प्रकाश पड़ता है, मतलब अच्छा सूरज का प्रकाश पड़ता है, इसलिए वहाँ पर पेड़ पौधा क्या होता है? खूब उगता है, ठीक है। खूब वहाँ पे क्या होता है? सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए उसको हम उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। उष्ण से मतलब आपको समझ में आ रहा होगा गर्मी, है ना, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा गर्मी इन्हीं क्षेत्रों में पड़ता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध, ठीक है। यह विषुवत रेखा के थोड़ा उधर और थोड़ा इधर तक रहता है, ठीक। अच्छा, इसके बाद जो है विषुवत रेखा के उधर ऊपर का क्षेत्र, है ना, यह शीतोष्ण कटिबंध मतलब थोड़ा ठंडा प्रदेश है। और फिर विषुवत रेखा के यह जो बेल्ट है, उष्ण कटिबंध का जो बेल्ट है, इसके नीचे का जो क्षेत्र है यह क्या कहलाता है? यह शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, ठीक है। ऊपर वाला क्षेत्र हो जाता है आपको उत्तरी शीतोष्ण, और नीचे वाला क्षेत्र हो जाता है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, समझ गए आप। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि उष्ण कटिबंध के अलावा शीतोष्ण कटिबंध में भी सदाबहार एवं पतझड़ वन मिलते हैं। कहने का मतलब सदाबहार एवं पतझड़ वन जो है वह सिर्फ विषुवतीय रेखा के आसपास ही नहीं मिलता है, यह ऊपर उष्ण कटिबंध के ऊपर मतलब शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में भी मिलता है, ठीक है। अब इसी में देखिए उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, है ना। अब यह पढ़ें पहला सदाबहार वन, अब आगे आपको क्या पढ़ना है? पतझड़ वन। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन का मतलब देखिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए आपका देश जो है, आपका भारत देश, या कहाँ आता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में आता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो यहाँ का जो पतझड़ वन है वह कहाँ पाया जाता है? 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा हो, वहाँ पे ऐसे पतझड़ वन पाए जाते हैं।
देखिए यह पतझड़ मतलब इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के पहले शुष्कता से बचने के लिए, मतलब गर्मी के मौसम आने से पहले यह वन जो है अपना वृक्ष जो है अपना क्या करता है, पूरा पत्ता गिरा देता है, जैसे सारा वन एक साथ पत्ता रहित हो जाता है। और यह उस समय उस पेड़ को देखिएगा तो आपको लगेगा कि पेड़ बस सूख गया है ना, लेकिन वह सूखता नहीं है, वह फिर धीरे धीरे उसमें नया नया पत्ता आ जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पतझड़ वन कहा जाता है। ठीक, अब देखिए इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल है ना एवं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मिलते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप भारत के मैप पर देखेंगे तो यह सब जो भाग है यह सब पतझड़ वन का भाग है। ठीक है, क्या लिखा था, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, मतलब यह जो पश्चिमी घाट है इसके पूर्वी ढाल, मतलब यह सब जो पूर्वी ढाल है यह सब क्या है, यह सब पतझड़ वन का क्षेत्र है। ठीक, यहाँ पे मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड है ना, छत्तीसगढ़, यह सब उड़ीसा, यह सब क्या है, यह सब पतझड़ वन यह सब इन जगहों पर पाया जाता है। तो आप समझ गए कि पतझड़ वन कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में। ठीक है, अब देखिए पतझड़ वन में कौन कौन सा वन आता है, इसका उदाहरण भी आप यहाँ से देख सकते हैं। सागवान, साल, रोजवुड, चंदन, शीशम एवं शहतूत इत्यादि, यह सब कैसा वन है, यह सब पतझड़ वन है। ठीक है, अब हम आते हैं वनों का तीसरा जो प्रकार है वह शंकुधारी वन। ठीक है, तो शंकुधारी वन जो है यह भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, देख लीजिए। शंकुधारी वन जो है वह हिमालय पर्वत एवं दक्षिण भारत के पर्वतों के अधिक ऊंचाई वाले भागों में मिलते हैं। ठीक, मतलब शंकुधारी वन कहाँ मिलते हैं, जितने भी पहाड़ी भाग है हमारे देश में उन पहाड़ी भागों में ये शंकुधारी वन मिलते हैं। तो देखिए यह हमारे भारत के जो उत्तर में है यह हिमालय है, यह हिमालय का क्षेत्र है पूरा। ठीक है, तो हिमालय का जो क्षेत्र है इसमें यहाँ तो नेपाल है। ठीक है, नेपाल हमारे देश में नहीं है। यह सब जो क्षेत्र है यह सब पूरा पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पे कैसा वन पाया जाता है, यह सब शंकुधारी वन। फिर यहाँ देखिए यही हिमालय का विस्तार यहाँ तक है। तो यह सब क्षेत्र में जो वन है यह सब पूर्वी राज्यों में, जो पूर्वोत्तर राज्यों में जो क्षेत्र ऊपर वाला क्षेत्र है यह सब कैसा वन है, यह सब शंकुधारी वन का क्षेत्र है। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे जम्मू कश्मीर आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिक्किम है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का ऊपर वाला भाग है, यह सब कैसा वन है, शंकुधारी वन का है सब। और देखिए इसको शंकुधारी वन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो बनावट होता है, स्ट्रक्चर होता है, आप देखिएगा तो शंकु को जैसा ऊपर में कोन बन जाता है जाके। ठीक है, या नीचे में इसका पेड़ फैला हुआ रहता है और ऊपर में जाके एक बार कोन बन जाता है, इसीलिए इसको हम शंकुधारी वन कहते हैं। अब देखिए अब इसी में आपको आगे है अंतिम है मिश्रित वन। ठीक है, तो मिश्रित वन में सदाबहार वन, पतझड़ वन और शंकुधारी यह तीनों आ जाएगा। ठीक, तो यह मिश्रित वन जो है यह मुख्यतः पूर्वी तटीय भागों पर पाया जाता है। देखिए जो पूर्वी तटीय भाग है इन्हीं भागों में मिश्रित वन का विस्तार है और ज़्यादा मिश्रित वन हमारे देश में नहीं है। ठीक है, तो आशा है आप वनों का जो वितरण है उसको समझ गए होंगे प्रकार। देखिए अगला आपका टॉपिक है वनों की उपयोगिता। वनों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए वनों का जो उपयोगिता है इसमें आप मुख्य रूप से आप समझते चलेंगे। सबसे पहला तो इसका उपयोग है कि ऑक्सीजन लेते हैं आप। वन जो है वह हमें ऑक्सीजन देता है। ठीक है, और उस ऑक्सीजन को हम सांस के रूप में लेते हैं, तो यह सबसे महत्वपूर्ण उपयोग हो गया। ठीक है, जो इसमें अभी नहीं दिया है इसमें, तो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या हो गया वन का, हम उससे ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए वन से हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, फल फूल खाते हैं, ये सब कहाँ से आता है, सब वन से आता है। अच्छा, कपड़ा जो बनता है, वस्त्र निर्माण, यह भी वन से होता है। ठीक है, कच्चे माल के रूप में लकड़ी से प्राप्त किया जाता है ना, कच्चा माल के रूप में। आगे है कागज़ बनाने के लिए आप किताब में पढ़ते हैं, कॉपी में लिखते हैं, यह सब क्या है, कागज़ जो कत्ती से बनता है, यह सब लकड़ी से बनता है। ठीक है, उसके बाद लुगदी बनाने के लिए दिया सलाई का जो उपयोग करते हैं ये वह लकड़ी से ही बनता है। रबर, देखिए रबर जो टायर बनता है, बिना रबर के टायर ही नहीं बनेगा, गाड़ी बस मोटरसाइकिल चल भी नहीं करेगा। ठीक, वह रबर कहाँ से आता है, पेड़ पौधा से आता है, पेड़ से आता है। ठीक है, रेल का डिब्बा, बस, नाव, जहाज इत्यादि सब बनाने के लिए किसी का उपयोग किया जाता है, लकड़ी का ही बनता है सब। ठीक है, अच्छा सब उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है जनजातीय वर्ग के लोगों के लिए आश्रय स्थली। मतलब आदिवासी जो लोग जो होते हैं वह कहाँ रहते हैं, वन में ही रहते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर भी वन का उपयोगिता है। ठीक, क्योंकि आदिवासी लोग कहाँ रहते हैं, वन में ही रहते हैं।
अच्छा आगे है देखिए, भूस्खलन एवं मृदा अपरदन रोकने के लिए उपयोगी है। मतलब देखिए जिस जगह पे वन नहीं होता है ना, ये पेड़ पौधा नहीं होता है, वहाँ पे भूस्खलन ज़्यादा होता है। भूस्खलन का मतलब होता है अचानक भूमि का हिस्सा नीचे ढह जाना, ठीक है। तो अगर वन रहेगा तो वह उसका पेड़ का जो जड़ होता है वह मिट्टी को पकड़े रहता है, भूस्खलन नहीं होता है, या मृदा अपरदन भी नहीं होता है। अब देखिएगा बाढ़ जब आता है तो जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधा होता है वहाँ मिट्टी नहीं कटता है, ठीक। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधा नहीं होता है, खाली जगह रहता है, वहाँ का मिट्टी कट जाता है, ठीक। तो इसलिए हमको पेड़ पौधा लगाना चाहिए ताकि मिट्टी का कटाव नहीं हो, मृदा अपरदन नहीं हो, भूस्खलन नहीं हो। अच्छा अगला वन का महत्व है जलवायु की शुष्कता को रोकने के लिए, ठीक। मतलब हमारा जलवायु, हमारे देश का मौसम ज़्यादा गर्मी नहीं हो, है ना, मौसम को ठंडक प्रदान करता है कौन, वन, ठीक है। अच्छा बहुत सारा जड़ी बूटी दवाई भी कहाँ से आता है, वन से आता है, ठीक है, औषधीय पौधों से आता है। अच्छा आजकल आपके घर में गैस पर खाना बनता होगा, लेकिन कुछ ही साल पहले आप जलावन से क्या करते थे, खाना बनाते थे। तो जलावन अगर नहीं होता तो आप खाना कहाँ बनाते, है ना। आज ना गैस का आविष्कार कर लिए हैं, खोज कर लिए हैं, तो बिना वन के आपके घर में खाना भी नहीं बनता, ठीक। तो यह सब जो है, यह सब वन का ये आवश्यकता है। इसके बाद भी आपका बहुत सारा आवश्यक आप यूज़ करते हैं इसका, आप घर बनाते हैं लकड़ी से, फर्नीचर बनाते हैं, है ना, बहुत सारा चीज़ आप बनाते हैं वन से। इसके बाद आगे है देखिए, जितने भी मांसाहारी जीव हैं, है ना, शेर बाघ इत्यादि, ये सब कहाँ पाया, यहाँ ये सब कहाँ रहते हैं, सब वन में ही रहते हैं। अगर वन नहीं रहेगा तो ये लोग कहाँ रहेंगे, है ना। उसके बाद जितने भी उभयचर जीव, उभयचर मतलब जैसे मेढक, कछुआ, ठीक है, यह सब कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ सब वन में ही पाए जाते हैं। सरीसृप मतलब जो रेंगने वाला जीव सब जो होता है ना, सांप हुआ, बिच्छू हुआ, छिपकली हुआ, यह सब कहाँ पाए जाते हैं, सब वन में पाया जाता है। फिर उसके बाद कितने पर बहुत से पक्षी भी यहाँ पे वन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो वन जो है इन सब के लिए एक तरह से घर का कार्य करता है, ठीक। अगर यह वन नहीं रहेगा तो यह सब कहाँ रहेगा, यह सब तो मर जाएगा ऐसे ही, ठीक। अच्छा इन्हीं जीवों में से ये क्या कहते हैं, बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया है। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया है, आपको याद रखना होगा इसको। फिर मोर को राष्ट्रीय पक्षी माना गया है, ठीक है। हमारा जो भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी है वह क्या है, मोर है, ठीक है, यह भी आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए, हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया है। हाथी जो है हमारे देश का विरासत पशु है, ठीक। लेकिन क्या हो रहा है कि हम नियमित रूप से पेड़ों को काटते जा रहे हैं तथा जानवरों का शिकार कर रहे हैं। इस तरह से क्या होगा, वन की मात्रा एवं वन्य जीवों की संख्या घटती जा रही है। तो हम ज़्यादा मात्रा में वन काटेंगे, है ना, वन में रहने वाले जीवों का शिकार करेंगे, तो इस तरह से हमारा नेचर का जो प्रकृति का जो बैलेंस है वह खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसकी सुरक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है। वन का सुरक्षा पर हमको ध्यान देना क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो देखिए सरकार ने इसको सुरक्षा के लिए, मतलब सरकार द्वारा वन एवं वन्य जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम किए हैं। सबसे पहले तो 1970 में बायोटेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता तथा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा संकट में घिरे पादप प्रजातियों की एक सूची तैयार की गई, जिसे रेड डाटा बुक का नाम दिया गया। अब देखिए रेड डाटा बुक है क्या, तो मतलब ऐसे पेड़ पौधा, ऐसे पादप का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधा, ऐसा पेड़ पौधा जो खत्म हो रहा हो, है ना, अब वह नया नहीं उग रहा हो, अब खत्म होने के कगार पर, या फिर खत्म हो गया हो, ठीक है। तो वैसे पेड़ पौधों को रेड डाटा बुक में लिखा जाता है और उसको बचाया जाता है और उसका ख्याल रखा जाता है ताकि वह पेड़ पौधा खत्म नहीं हो, ठीक। तो रेड डाटा बुक क्या है, आप समझ गए। अब है मतलब सरकार द्वारा वन एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए जो कार्य किया जा रहा है, तो पहला तो हो गया रेड डाटा बुक। अच्छा दूसरा है आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारा कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, यह आपकी किताब में ज़्यादा नहीं दिया है। हमारा भारत सरकार जो किया है वन एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए, इसमें वन प्राणियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य एवं जैव मंडल क्षेत्र विकसित किया है हमारा सरकार, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान का मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बहुत दूर में क्या हो, वन हो, ठीक है, उसको सुरक्षा देता है भारत सरकार, ठीक है। अभ्यारण्य हो एवं जैव मंडल हो, अभ्यारण्य मतलब जहाँ पे बहुत सारे पशु हो, पक्षी हो, वहाँ पे आसानी से रह सके, आराम से रह सके, वहाँ पे कोई उसको शिकार नहीं कर सके, वहाँ का पेड़ पौधा नहीं काट सके, ठीक है। फिर जैव मंडल मतलब बहुत बड़ा पानी का क्षेत्र हो, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे पक्षी मतलब हो वहाँ पे। तो इस तरह का क्षेत्र क्या किया गया है, विकास किया गया है ताकि पेड़ पौधा, पशु पक्षी जो है वह बचा रहे, ठीक है, वह आसानी से अच्छे से यहाँ पे रह सके। तो देखिए इस समय देश में
85 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 85, जिसमें से एक आप यहाँ आपके पटना में चिड़ियाघर होगा, जो आप जरूर गए होंगे घूमने कभी स्कूल के द्वारा, ठीक है, तो वह राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, उसके बाद देखिए 448 अभयारण्य हैं, ठीक है, अभयारण्य है। उसके बाद 16 जैव मंडल है। हमारे देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 85, अभयारण्य कितने हैं? 448, और जैव मंडल कितने हैं? 16। इसको आप याद रखेंगे। जिसमें से देखिए बिहार में कांवर झील पक्षी विहार है। कहाँ है? बेगूसराय में है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा पक्षी यहाँ पे रहता है, ठीक। उसके बाद देखिए गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य है, ठीक है। उसके बाद देखिए पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर वन्य प्राणी अभयारण्य है, ठीक है। यह सब प्रसिद्ध है यहाँ पे। तो इस तरह से हम सबों को पेड़ पौधा लगाना तथा पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, ठीक। जानवरों के साथ क्रूर व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है, और इसका हमको रक्षा करना चाहिए, ठीक है, ताकि हम अपना जीवन भी सुरक्षित रख सके, है ना। आप ऐसा नहीं है कि वन को बचाइएगा, जानवर को बचाइएगा तो आप एक उपकार कीजिएगा वन पर और जानवर पर, है ना। आप उनको बचाइएगा तो आप भी बचे रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अध्याय खत्म हुआ। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को हल कर लेते हैं कि करके। देखिए पहला जो है बहुवैकल्पिक प्रश्न है, इसमें आपको सही विकल्प आपको चुनना है। तो देखिए भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? आप पढ़ चुके हैं कि सबसे अधिक वन का क्षेत्रफल जो है वह मध्य प्रदेश में है, ठीक। अगला है विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं? आप पढ़ चुके हैं 10 लाख प्रकार की, ठीक। अगला है बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बिहार, उत्तर प्रदेश में आप पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है इनमें से कौन उभयचर जीव है? देखिए उभयचर का मतलब होता है ऐसा जीव जो ज़मीन पर भी चले या पानी में भी चले, ठीक है। तो देखिए कौन सा जीव है? कछुआ, है ना, यह ज़मीनों में चलता है, पानियों में चलता है, ठीक। उसके बाद देखिए इनमें कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो राष्ट्रीय पशु आप पढ़ चुके हैं, कौन है? बाघ है। उसके बाद है रेड डाटा बुक क्या है? आप पढ़ चुके हैं कि विलुप्त हो रहा है, मतलब ख़त्म हो रहा है प्रजातियों की यह सूची है, ठीक है। उसके बाद है देश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? तो 85 को राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक। हम चलते हैं आगे। खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें, मतलब खाली स्थान जो है इसको आपको भरना है। तो देखिए वन है तो हम हैं, आप पढ़ चुके हैं, वन है तो हम हैं। अगला है कृत्रिम रूप से किए गए पौधों का रोपण को क्या कहते हैं? सामाजिक वानिकी कहते हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है, सामाजिक वानिकी। उसके बाद है हिमालय जौ से प्राप्त रसायन कैंसर के उपचार में सहायक होता है, आप पढ़ चुके हैं। अगला है चंदन के वन कहाँ मिलते हैं? तो चंदन के वन मुख्यतः ये कर्नाटक में मिलते हैं, ठीक है। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डैश वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद है गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? गया में, आप पढ़े हैं, बिहार के गया जिले में है। उसके बाद है वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, विषुवतीय वन को खासकर कहा जाता है, ठीक है, पृथ्वी का फेफड़ा। क्यों? क्योंकि ये खूब सारा ऑक्सीजन हमको देता है, ठीक है। अब है आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 50 शब्दों में, ठीक है। तो 50 शब्दों में आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला है सामाजिक वानिकी किसे कहा जाता है? तो आप पढ़ चुके हैं कि समाज की पर्यावरण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों का विकास करना सामाजिक वानिकी कहलाता है, ठीक। अगला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 3 प्रमुख वनों के नाम लिखिए। तो आप पढ़े हैं, पीछे लिख सकते हैं, नारियल, रबड़, महोगनी इत्यादि बहुत सारा है। अगला है किस वर्ग के लोगों के लिए वन आश्रय स्थली का काम करता है? तो आप पढ़े हैं कि जनजातीय वर्ग जो है, जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के लिए वन जो है वह कैसा काम करता है? आश्रय स्थली के लिए, मतलब उसको घर प्रदान करता है, रहने के लिए घर प्रदान करता है, ठीक। अगला है उन राज्यों के नाम लिखिए जहां देश में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो बहुत सारे जगह है सदाबहार वन वाले, आप पढ़ चुके हैं पीछे, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम इत्यादि। अगला है वनों के कोई 3 महत्व लिखिए।
तो वनों के तो बहुत सारे महत्व ऐसे हैं, है ना। आप मुख्य रूप से लिख सकते हैं लकड़ी प्राप्त करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए और ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे, अधिकतम 2 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। इसमें पहला प्रश्न है, वन से आप क्या समझते हैं? भारत में पाए जाने वाले वनों का विस्तृत विवरण दीजिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि क्षेत्रीय आधार पर, यहाँ से क्षेत्रीय आधार पर जब किसी बड़े क्षेत्र पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे का विकास होता है तो उसे क्या कहा जाता है? वन कहा जाता है। ठीक, इसके बाद आप यहाँ से लिख सकते हैं कि भारत में मुख्य रूप से सदाबहार वन, पतझड़ वन, मिश्रित वन तथा शंकुधारी वन मिलते हैं, जिसमें सदाबहार वन भारत के पश्चिमी घाट तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलते हैं। पतझड़ वन मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि राज्यों में मिलते हैं। उसके बाद शंकुधारी वन पर्वतीय क्षेत्रों में मिलते हैं तथा मिश्रित वन शीतोष्ण कटिबंध के उत्तरी ये पूर्वी तटीय भाग में मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वन में पाए जाने वाले विभिन्न प्राणियों का वर्गीकरण उदाहरण के साथ दीजिए। प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें नहीं लिखेगा, मांसाहारी जीव जैसे शेर, बाघ है ना। उसके बाद शाकाहारी जीव जैसे हिरन, हाथी। ठीक है, उसके बाद उभयचर जीव जैसे मेढक, कछुआ। उसके बाद सरीसृप जैसे सांप, छिपकली, जोंक इत्यादि। ठीक, इनके अलावा कई प्रकार के पक्षी भी यहाँ मिलते हैं। ठीक, ये आप यहाँ से यहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 नंबर, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। भारत सरकार वन और इसके जीव के संरक्षण के लिए बहुत सारा प्रयास किया है, जिसमें से 2 को आप यहाँ से लिख सकते हैं। सरकार द्वारा, यहाँ से आप लिख सकते हैं, सरकार द्वारा वन एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जिसमें से आप पहला लिख देंगे कि यहाँ से ये सर्वप्रथम क्या काम किया है? डेटा बुक बनाया। ठीक, ताकि जितने भी ख़त्म हो रहे पेड़ पौधे हैं उनको बचाया जा सके। ठीक, उसके बाद आप फिर यहाँ से लिख सकते हैं वन प्राणियों के संरक्षण के लिए क्या किया है? 85 राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जैव मंडल, ये मंडल भी बनाया है। कौन? भारत सरकार। ठीक, तो आप इसका उत्तर आप यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका यह अध्याय खत्म हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, और कुछ कहना चाहते हो, कमी बेसी हो, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।